एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। ठीक है, तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक सीटेट इन 3 मंथ्स। ठीक है, और इसके साथ साथ ही आप सीटेट के साथ साथ ही इस वीडियो को आप यूपी टेट जैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यूपी टेट भी आपका अपकमिंग ही है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 8 फ़ैब को आपका एग्ज़ाम है और आज आपकी 7 नवंबर हो चुकी है। तो लगभग पूरे आपके पास 3 मंथ ही हैं सिर्फ जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास हैं। और आप चाहें तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको आज कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिसमें आप क्या है कि अच्छे से अपने एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। ठीक है और क्या होता है कि कई बार छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं हमसे जो क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम में हमें दिक्कत कर जाती हैं और उसकी वजह से हमारे क्या है मार्क्स नहीं आ पाते हैं या फिर हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो गलतियाँ ना हो इसीलिए क्या है कि हम इस एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है उसे देखेंगे। और अपने बारे में आपको मैं बता दूं कि मैंने भी ये एग्ज़ाम 2 बार क्लियर किया है। सीटेट एग्ज़ाम मैंने 2 बार दिया है। एक बार एग्ज़ाम दिया है मैंने बीएड जब मैं कर रही थी, है ना, और दूसरी बार जब मैंने दिया था जब मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बीएड करते हुए ही मेरा ये एग्ज़ाम पास हो गया था। तो इफ़ आई कैन वाई डोंट यू, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन रखी हुई है कि अगर मैं ये चीज़ कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। ठीक है तो आज हम ये देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने फ़ॉलो की और जिसकी वजह से क्या है कि मैं अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर पाई। सेकंड कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें हमें क्या क्या हमारे सेक्शंस आते हैं, किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है, बहुत सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में अच्छे से आपको मैं समझाऊंगी, एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो भी आपके जानने में होंगी, जो भी नोन है उन्हें शेयर कीजिएगा। और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए क्या है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात है कि ये जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ साइंस या मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो एसएसटी के हों चाहे उनका कोई और सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो कोई भी इस मतलब वीडियो को लास्ट तक स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बीच में स्किप करेंगे तो आपका ही लॉस होगा। हो सकता है 1-2 पॉइंट ऐसे हों जो आपको पता होनी चाहिए थे, बट लेकिन आपने बीच में वीडियो छोड़ दी तो आप उस मतलब रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी चीज़ ऐसी हो जो रह जाए। और क्योंकि मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम पास किया है तो मैं आपको ऐसी ही स्ट्रेटजी शेयर करूँगी जिससे आपका भी एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी जो सब्जेक्ट हैं हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी आने वाली है। क्वेश्चन उसके 30 और मार्क्स भी 30 रहने वाले हैं। और लैंग्वेज हमारी कौन सी है, हिंदी फर्स्ट होगी और उसके साथ पैडागोजी होगी। वो मार्क्स क्वेश्चन भी 30 और मार्क्स भी 30 होंगे। लैंग्वेज 2 होगी हमारी इंग्लिश और उसमें पैडागोजी भी आएगी जिसमें क्वेश्चन 30 और मार्क्स भी 30 होंगे। फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, हमारा साइंस और पैडागोजी होगी। ठीक है, जिसमें 30 मार्क्स की क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स होंगे। ऐसे ही सेम मैथ्स के साथ भी ये चीज़ें फॉलो होंगी। और इसकी जगह आप क्या है, जो भी स्टूडेंट एसएसटी वाले हैं वो यहाँ पर साइंस और मैथ की जगह एसएसटी को कंसिडर कर सकते हैं। पर लेकिन साथ में उनके भी क्या होगी, पैडागोजी वहाँ पर क्या है इंक्लूड हो जाएगी। इसी के साथ यहीं पर एक मैं चीज़ और बता दूं, जो ये यहाँ पर लैंग्वेज हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय कि आप कौन सी लैंग्वेज को फ़र्स्ट कंसिडर करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे लिए लैंग्वेज हिंदी मुझे पहले करनी थी क्योंकि वो मुझे उसमें ज़्यादा कन्वीनियंट फील होता है, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज 2 को इंग्लिश रखा था। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है कि उसमें संस्कृत और उर्दू भी आते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो जिसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो जिसको लैंग्वेज अच्छे से आती हो उसे लैंग्वेज फर्स्ट कंसिडर करें और सेकंड लैंग्वेज को, दूसरी लैंग्वेज जो भी आपको सेकंड नंबर पे अच्छे से आती हो। ठीक है
तीसरी बात, यहाँ पर जो मैंने टाइमिंग मेंशन की हुई है ये मेरे हिसाब से है, एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये जो टाइमिंग है कि एग्ज़ाम इस तरीके से मतलब होगा, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो इतने सारे टाइम, इतना बड़ा पेपर नहीं होगा इतने घंटे का। एग्ज़ाम सिर्फ़ आपका 2.5 घंटे का होगा, ठीक है? 2.5 घंटे में ही आपको अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे 5 सेक्शंस जो भी आएँगे आपके। और इसके अलावा ये जो टाइमिंग मैंने लिख रखी हुई है वो सिर्फ़ आपकी प्रिपरेशन मात्र है, ठीक है? यहाँ पे कि ये सिर्फ़ इसलिए है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ठीक है? और वो भी इसलिए क्योंकि 3 मंथ की स्ट्रैटेजी है। अगर मान लो किसी के पास कम समय बचता है आने वाले समय में, तो उसके लिए ये टाइमिंग क्या है, बढ़ जाएँगी, है ना? तो इस बात करते हैं इस चीज़ को लेकर, उससे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारा सिलेबस। कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको उसका सिलेबस चेक करना चाहिए कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिलेबस क्या है, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और हमारा क्या होता है, एग्ज़ाम पास नहीं होता है। आपको एक कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर होती है, अगर हमें उसको ठीक से जानना है, समझना है, तो हमें उसकी बिल्कुल जड़ से लेकर के और उसके टिप तक हमें उस चीज़ का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और आपकी जो जड़ की शुरुआत आपके सिलेबस से ही होती है। जो सिलेबस होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले आपको वो चेक करना चाहिए कि किस किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें पूछे जाने वाली हैं, किस टॉपिक से पूछी जाने वाली हैं, है ना? और क्या लेवल होने वाला है एग्ज़ाम का। तो सिलेबस का और उस नोटिफिकेशन को आपको क्या है, बहुत अच्छे से, और ये नहीं कि किसी और के कहने से, अपने ही कहने से, सिर्फ मेरे कहने से ही नहीं, अपने ही कहने से क्या करना है, उसको अच्छे से रीड करना है, समझना है। एक जो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो सिलेबस को सबसे पहले देखे कि उसमें क्या क्या आने वाला है। इसके बाद फिर दूसरी जो हमारी चीज़ होती है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया सिलेबस का। सेकंड पॉइंट होता है हमारा पीवाईक्यूज़। इसके बाद हम देखते हैं कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो पहले जो हमारे एग्ज़ाम जो पिछले सालों में हुए हैं, कि वहाँ पर जो पूछने का तरीका है एग्ज़ामिनर का, वो किस तरीके से है, कि सिर्फ 4 ऑप्शन दे दिए हैं, उनमें से कोई एक टिक करना है, या स्टेटमेंट वाइज है, या नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, या आपको असर्शन या रीज़न वाले जो होते हैं क्वेश्चंस, स्टेटमेंट की इनमें से सही है, नहीं है, या कथन सही है, वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है, इस तरह के सवाल जो होते हैं या वो आ रहे हैं। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना है। दूसरा, पीवाईक्यू से आपको क्या आइडिया मिलता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा। एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, कि वो इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, मॉडरेट पूछते हैं, या फिर हार्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? देखो मेरे हिसाब से तो सीटेट या कोई यूपी टेट भी एग्ज़ाम आपका ईज़ी से मॉडरेट ही रहता है, ठीक है? तो हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ और आपको मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पर ये जो पेडागोजी सेक्शन आपको दिख रहा है हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में या मैथ्स में, ये आपका सीटेट में ही होता है। बट अगर यही चीज़ अगर आप यूपी टेट में देखेंगे, तो जो जो ये वाला सेक्शन है, ये पेडागोजी वाला, यूपी टेट में जो सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। बस कुछ ही नंबर होते हैं जो वहाँ पर क्या है, पेडागोजी वहाँ पर पूछी जाती है। अदरवाइज़ तो सिर्फ ज़्यादातर ये चाइल्ड पेडागोजी वाला सेक्शन ही होता है जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें पेडागोजी की आती हैं। इसमें बस 2 से 4 या 5 हद तक क्वेश्चन आते हैं जो आपके यूपी टेट में आते हैं। अदरवाइज़ सी टेट में तो आपका ऐसा भी होता है कि रेशियो की 15 मतलब हाफ मार्क्स हो जाते हैं इनके, कई बार ये 20 और ये 10 मार्क्स की आ जाती है, ऐसा होता है, ठीक है? वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपको एग्ज़ाम का जो तरीका है आने का, वो इजी है, मॉडरेट है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पेडागोजी के और कितने सब्जेक्ट के पूछे जा रहे हैं। तो यही सब आइडिया आपको किससे मिलेगा, पीवाईक्यू से मिलेगा। देखो जो भी स्टूडेंट क्या है कि अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके लिए एक बेस होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार जब हम क्या होता है किसी भी तैयारी के स्टार्टिंग में होते हैं, हमें चीज़ों का पता ही नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद से फेस की थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी फेस करें, है ना? स्टार्टिंग में क्या हुआ था, क्योंकि मेरे पास भी जब मैंने पहली बार सीटेट को फिल किया था, तो मेरे पास भी 3 ही मंथ थे, ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास भी। तो मैंने बिल्कुल हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट की थी कि क्या सिलेबस होता है, क्या नहीं। मैंने उससे पहले भी कई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की हुई थी, तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया था कि मुझे अपनी तैयारी को किस तरीके से करना है, तो मुझे वहाँ पर वो चीज़ें हेल्प कर गई थी। बट बहुत से बच्चे होते हैं कि वो डायरेक्ट क्या होता है कि टीचिंग की फ़ील्ड में ही आते हैं, बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, और तभी क्या होता है कि वो सीटेट या यूपी टेट को अपीयरिंग में ही देकर पहली बार पास करना चाहते हैं मेरी तरह। तो उनके लिए ये बहुत
ज़रूरी हो जाता है कि उनको चीज़ें पहले से पता हो, उनका एक बेस बना हुआ रहे, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि जो भी बच्चे बीएड या बीटीसी कर रहे हैं वो कभी भी ये ना सोचे कि जो हमारी डिग्री है या जो हमारा कोर्स है इस सब्जेक्ट इस चीज़ को लेकर के वो सिर्फ ऐसे ही है। बहुत से बच्चे मतलब इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि कोई नहीं, छोड़ो, ये तो एग्ज़ाम ही तो पास करना है। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी क्या है गलत मानती हूँ। आपको सीरियस होकर ही जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे या फिर उससे रिलेटेड उससे पहले भी अगर आप पीवाईक्यूज़ को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीएड और बीटीसी का बहुत बड़ा रोल होता है आपका किसी भी टेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए, है ना। क्योंकि जो आपकी पैडागोजी या जो आपकी साइकोलॉजी होती है वो सारी की सारी एक तरह से यहीं पर ही आती है। इन्हीं एग्ज़ाम्स में से इन्हीं इन्हीं की जो बुक्स होती हैं वहीं से पूछी जाती हैं चीज़ें और कहीं से पेपर नहीं आता है। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें, क्योंकि मैंने जब बीएड करी थी तो मैंने अपनी बीएड रेगुलर की थी, मैं डेली कॉलेज जाया करती थी और वहाँ से जो टीचर्स से चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मुझे सीटेट के एग्ज़ाम में या यूपी टेट के एग्ज़ाम में पास करने के लिए। तो आप वो गलती ना करें, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पूरे टाइम कॉलेज नहीं गया है कि वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, एग्ज़ाम वो भी पास कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर क्या होता है कि अगर आप सच में अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप बीएड और बीटीसी जैसे कोर्स को भी अपने पूरे मन से कीजिए, अच्छे से कीजिए। ऐसे नहीं है कि ठीक है चलो यार कर लेते हैं और कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप वो चीज़ें ना करें, ठीक है। मेरा मानना तो यही है कि आप चीज़ों को अच्छे से करें। अगर आप चाहते हैं कि आगे तक वो चीज़ें आपके माइंड में रहें, आप एक अच्छे टीचर बने, एक गुड टीचर बने, है ना। और एक गुड टीचर वही होता है जो बच्चे को अच्छे से समझ पाए, उनकी चीज़ों से रिलेट कर पाए। तो वो चीज़ें आप कहाँ से सीख पाते हो, वो यहीं से सीख पाते हो आप, ठीक है। आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, अच्छे नंबर ले आओगे, बट आप उस क्लासरूम में जब जा रहे हो बट आप बच्चे से क्या है कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस टीचिंग का, उस नंबर का कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि नहीं इतना बस इसको ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बेकार है। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। यही वो कोर्स होते हैं जहाँ से क्या होता है चीज़ें आपको अच्छे से सीखने के लिए मिलती हैं। जो हमारे टीचर्स बीएड और बीटीसी में हम लोगों को पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं। और जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में देखते हो, जब आप बीएड करने के बाद जिस भी बच्चे ने कभी स्कूल में टीचिंग की होगी ना, ठीक है, और उसने रेगुलर कोई क्लास अटेंड की होगी अपनी बीएड या बीटीसी की, वो बच्चा बच्चों के साथ इतनी अच्छे से रिलेट कर पाएगा और वो जो टीचर होता है ना वो बच्चों का फिर फेवरेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे तरीके पता है भाई कि बच्चों से कैसे कनेक्ट करना है, बच्चों को समझाना कैसे है, क्या मेथड अप्लाई करना है। ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें और ये हम स्कूल में अपने कॉलेज में ही सीखते हैं, ठीक है, और कहीं नहीं सीखते हैं हम ये चीज़ें। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, ठीक है। तो ये आपकी बीएड बीटीसी से बात हो गई और वहीं से आपके सीटेट या यूपी टेट के भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम क्या है अवॉइड कर देते हैं, बट क्या है हमारी पढ़ाई में, हमारी लर्निंग में इनका बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। तो इसके बाद ये तो थी हमारी कि हमारा जो बीएड बीटीसी है ये जो चीज़ें होती हैं किस तरीके से काम आती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी बुक्स को लेकर के, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो हम बात करेंगे किसके ऊपर, अपनी बुक्स को लेकर। देखो जो सीटेट होता है वो फुल क्या करता है कि एनसीईआरटी को ही क्या करता है फॉलो करता है। एनसीईआरटी उसके अलावा और किसी भी बुक को फॉलो नहीं करता है। और सारे के सभी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके सीटेट पूरे एज इट इज़ वहाँ पे लाइनें देखने के लिए आपको मिलती हैं। आप कोई भी ऐसा टॉपिक उठा लीजिए, मान लो मैं साइंस का ही कोई टॉपिक लेती हूँ, परिसंचरण तंत्र वाला, ठीक है। तो आप ही देखेंगे कि मान लो जो ब्लड की वर्किंग होती है, जो हमारा जो ब्लड की वर्किंग है या हमारे हार्ट की जो वर्किंग होती है वो किस तरीके से हो रही होती है, एज इट इज़ पैराग्राफ आप देख लेंगे क्वेश्चन उठाकर और वहीं के वहीं वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो सीटेट का तो सिर्फ और आपको कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और जाओ और एनसीईआरटी उठाओ, अपने नोट्स बनाओ और अच्छे से क्या करो, उनको रीड करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो और क्या है अच्छे से अपना एग्ज़ाम दो। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है। हाँ, देखो जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आप कोई भी नया बैच खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अफोर्ड की स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया,
हाँ, तो कोई भी उनके पास भई पैसे हैं तो ठीक है भई, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अच्छी बात है, आप बैच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हम सेल्फ़ स्टडी, थोड़ी-सी गाइडेंस हो जाए हमारे पास, हम सेल्फ़ स्टडी से ही अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो एनसीईआरटी से बेस्ट देखो कुछ नहीं होगा। प्लस आपको क्या करनी है, पीवाईक्यूज़ करनी है और क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस और रिवीजन। बस ये 2-3 पॉइंट इस तरीके के हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है? तो अभी क्या है कि आपको जो सेल्फ स्टडी वाले हैं वो एनसीईआरटी को ही क्या करें, फोकस करें। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैंने अपने चैनल पर क्लास 6 की साइंस की वीडियोस डाल दी हैं। पूरा हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 की हमारी भी बस लास्ट की 2 से 3 वीडियो बाकी हैं, कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम क्लास 8 की क्या है वीडियोज़ स्टार्ट कर देंगे, साइंस की। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ साइंस की, ठीक है। पर अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएसटी वगैरह को भी पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं एसएसटी की भी वीडियोस लेके आऊँ, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करें, बताएं। और इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे का कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। क्योंकि ऐसा होता है, देखो, जो कोई इंसान खुद से अपनी चीज़ों का एक्सपीरियंस करता है ना, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको क्या है बता पाता है कि कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ गलती हो सकती हैं, कहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, है ना। पर क्या होता है कि जो बहुत से लोग होते हैं कि जो एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता क्या पैटर्न है, क्या तरीका है, क्या प्रेशर हम उस समय फेस कर रहे होते जब एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम देने वाला ही आपको बता सकता है। जिसने एग्ज़ाम कभी दिया ही नहीं है, उसको चीज़ों को फेस किया ही नहीं है, उस प्रेशर को कभी फेस ही नहीं किया, वो आपको क्या ठीक से बताएगा, क्या सोर्स बेस्ट हो सकता है ना। क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होगा कि क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो वो आपको बताएगा ही क्या, है ना। तो क्योंकि मैंने खुद से ये चीज़ एक्सपीरियंस किया, और वो भी एक नहीं, 2-2 बार, है ना। तो पहली बार मैंने आपको बताया कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम में दिया था, उस टाइम मेरे पास ओनली 3 मंथ्स थे जब मैंने अपने एग्ज़ाम को तैयार किया। मैंने ज़ीरो से लेकर के ऊपर लेवल तक हर चीज़ें क्या करी थी, अपने आप से करी थी। मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। मैंने खुद से ही अपने नोट्स बनाए थे, ऐसे ही एनसीईआरटी को देख के ही। और उसके बाद में क्या था, एक दो पेडागोजी के, क्योंकि मैंने बीएड अच्छे से की थी तो काफ़ी सारी हेल्प मुझे वहाँ से मिल गई थी अपनी बीएड से। कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे नहीं समझ में आते थे या टीचर्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई, या मुझे और डीप में उनके जाना था, तो मैंने यूट्यूब पर ही क्या करा था, उन वीडियोज़ को देखा था, है ना। तो वही चीज़ें आप भी करके। और उसके बाद क्या था, मैं पीवाईक्यूज़ भी मैंने देखे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, मेरे उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं 150 में से, और मुझे कितने मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जहाँ तक एग्ज़ाम दिया था, मुझे याद है कि 70 के अराउंड मेरे मार्क्स आ रहे थे, यानी कि मुझे लगभग 20 मार्क्स और गेन करने थे। तो मुझे ये कमी पता चल गई थी कि हाँ, इतना मैं और कर लूँगी तो इतना हो जाएगा, ये मेरा सेफ ज़ोन था। इसके अलावा क्या है कि अगर आप मैक्सिमम मार्क्स पाना चाहते हैं, फिर तो आप 150 आउट ऑफ 150 लीजिए, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, है ना। तो और बहुत एक चीज़ और है कि जैसे एससी, एसटी, जनरल जो कैंडिडेट हैं या ओबीसी हैं, उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि इन लोगों को 90 नंबर चाहिए और इन सबको 82 पे मार्क्स करना है। मैं तो ये कहती हूँ इस चीज़ को छोड़ ही दो। 82 क्या होता है, आप ये सोचो ही मत, 82 मार्क्स होते भी हैं कुछ, आप ये सोचो 90 ही हैं बस। आप जनरल में आते हो, आपको 90 ही अपने आप को कंसिडर करना है कि जनरल में ही, और कि मुझे 90 मार्क्स ही लेकर के आने हैं, ठीक है। जब आप इस तरीके से सोचोगे तो आपके मार्क्स ऊपर ही जाएंगे, ना कि नीचे जाएंगे। अगर आप 82 सोच के बैठोगे, सपोज आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप तो नीचे आ गए, या एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो। बट आप 90 सोच के चलेंगे और 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, तो भी आप सेफ जोन में ही रहेंगे, ठीक है। बट मेरा मानना तो ये है, 90 भी मैं यहाँ शायद कम ही बता रही हूँ, आप 95 तक कंसिडर करके चलिए कि 90 मार्क्स मुझे लेकर के ही आने हैं। सॉरी, 95 या उससे ऊपर ही, बस 95। आपको क्या क्या सोच के चलना है, 90 भी नहीं सोचना है आपको, 95 क्वेश्चन सोच के चलने हैं। और 95 से ऊपर मैं इतनी मेहनत करूँगा कि 150 ही आ जाए, या करूँगी, इससे कम तो मुझे करना ही नहीं है। 95 तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया है, और मैक्सिमम मुझे 150 तक जाना है। आप अगर यही थिंक के साथ अगर एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ मैक्सिमम मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। आप यही होती हैं कुछ चीज़ें जो आपको पहले से ही प्रिपेयर करती हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और आपके मार्क्स कितने अच्छे बन सकते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि 82 मार्क्स हैं तो इतना ही कर लेते हैं, 90 मार्क्स से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 80 to 90 तो भूल जाओ, कुछ नहीं होता वो। याद रखना है 95 या 150 बस, कि इस बीच में ही आना है और कुछ नहीं है जो भी है।
यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ख़त्म होना चाहिए बस। कुछ भी हो जाए इतनी मेहनत करनी है। और जब आप पीवाईक्यूज़ करेंगे और बार-बार जब अटेम्प्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, आपका स्कोर अच्छा होएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, बूस्ट होगा, है ना? और इसके साथ ही क्या है, देखो अब जैसे वैकेंसीज़ यूपी में भी आने वाली हैं, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सीटेट या यूपी टेट अगर आप पास कर लेते हो। इसके अलावा क्या है कि सेंट्रल में भी जो वैकेंसीज़ आएँगी, आप उसे भी फिल करने में एलिजिबल रहोगे। तो अगर आप एक बार में पास कर लेते हो और वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं उन एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगी, है ना? ऐसा तो है नहीं कि जो साइंस है, अगर आपने सीटेट में पढ़ लिया, यूपी टेट में पढ़ ली, तो वो आपके क्या है कि और किसी एग्ज़ाम में पास हो ही नहीं, मतलब काम नहीं आएगी। साइंस से एनसीईआरटी होती है, केवीएस भी वही फॉलो करता है, तो वहाँ पे भी काम आएगी। आपका कोई रीट का एग्ज़ाम है, वहाँ काम आएगी, ठीक है? आप उत्तराखंड का टेट दे रहे हैं, वहाँ पर काम आएगी। आप हरियाणा टेट दे रहे हैं, वहाँ पर आएंगी, ठीक है? तो इतने सारे रिजल्ट। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने रीट का एग्ज़ाम भी दे रखा है, मैंने यू टेट भी दिया हुआ है, मैंने हरियाणा टेट भी दिया हुआ है और केवीएस भी। ये सभी एग्ज़ाम्स पास हैं। ठीक है, मेरे ये सभी एग्ज़ाम्स पास हैं। मैंने उत्तराखंड का भी टेट पास किया हुआ है, मैंने हरियाणा टेट भी पास किया हुआ है लेवल 2 का, ठीक है? और मैंने रीट एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। वो मैंने पहले दिया था एक बार, बट वो कैंसिल हो गया था, बट मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई थी, तो वो कैंसिल हो गया था। और मैंने केवीएस भी दिया हुआ है, पीआरटी का, उसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट बीएड होने की वजह से क्या है, मुझे बाहर कर दिया गया था। मुझे क्या, सभी बच्चों को जिसने भी बीएड की हुई थी, और सीटेट और यूपी टेट तो हैं ही मेरे पास में, ठीक है? तो मैं आपको इसलिए, मैंने कोई ऐसे ही नहीं कि बस उठाया वीडियो बना दी और आपको समझा दिया, नहीं। मैंने चीज़ें खुद से फेस की हैं, खुद मैं उनसे गुजरी हूँ, सक्सेस भी हुई हूँ, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस आए उठा के चलो वीडियो बना देते हैं या ऐसे ही। मैंने हर एग्ज़ाम को दिया है, कैसे करना है, ठीक है? ये सब चीज़ें मैंने खुद से फेस की हैं। और ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं होती थी, मैं ही अपनी फैमिली में ऐसी हूँ जो इतने सारे एग्ज़ाम्स दे कर के बैठी हूँ, है ना? जिसका ये भी पास था, ये भी पास था, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। मैं एक अकेली ऐसी इंसान हूँ जो मेरी फैमिली में इतने सारे एग्ज़ाम्स को पास किया हुआ है, ठीक है? तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, मैं इसीलिए इस वीडियो को आपको बना रही हूँ और आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ठीक है? वैसे मैंने कोशिश पूरी की है कि मैंने इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ को अच्छे से बताऊं, बट फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह गई हों, कोई डाउट अगर आपके मन में है, आप और जानना चाहते हैं कि क्या है, कैसे करना है, और वो मुझसे छूट गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अगेन फिर से कोई दूसरी वीडियो लेकर के आऊँगी, जहाँ पर मैं आपको क्या है, चीज़ों को अच्छे से समझा सकूँ। अगर कोई पॉइंट रह गया है तो उसे भी एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है ना? क्योंकि आप मुझसे पूछेंगे तभी मैं वो चीज़ें बता पाऊँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपके पीवीएक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है, और आपको बुक्स कौन-सी लेनी है। ठीक है? और जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा। तो ये चीज़ें थी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी और मुझे लगता है कि आपके पास आपको पता होनी चाहिए। प्लस एक लास्ट चीज़ इसमें रहती है टाइमिंग को लेकर, जिसमें मैंने बात अभी नहीं की है। तो जैसे अगर आपके पास 3 महीने, अगर आप 1.5 से 2 घंटे, क्या है, 1.5 से 2 घंटे अगर आप चाइल्ड पेडागोजी को देते हो, उसके नोट्स बनाते हो, तो वो बहुत हैं। लैंग्वेज के लिए आप अगेन 1 आवर, इसके लिए 1 आवर, और इंग्लिश के लिए दे दोगे तो भी बहुत हैं। साइंस के लिए भी आप 1 से 2 घंटे दोगे तो भी काम चल जाएगा, और मैथ्स के लिए तो आपको 2 घंटे, 2 से 3 भी दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ्स आपका प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट होता है, और मैथ्स में क्या होती है, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये आपका 2 से 3 घंटे भी ले जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बस ये चीज़ें थी। इसके अलावा मैं और भी वीडियोज़ ऐसी होंगी जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं और वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। इसके अलावा अगर आपको भी कोई चीज़ ऐसी जाननी है, पूछनी है मुझसे कि मैं कोई पॉइंट जो डाउट का है वो मैं नहीं बता पाई हूँ, रह गया है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और फिर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है? तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मेरी जो और वीडियोज़ हैं जो चैनल पर अपलोड हुई रखी हैं ऑलरेडी, आप उन्हें वॉच कीजिएगा, है ना? एसएसटी की किसी को कोई चाहते हैं कि बच्चे एसएसटी की भी हमें इस तरह से ही साइंस की जैसे वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, वो एसएसटी की भी वीडियोज़ चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं एसएसटी की भी वीडियोज़ लेकर के आऊँगी, ठीक है? और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।